ये एक सिलसिला एक अरसे से जारी था। ये शुरू हुआ गुजरावाला से, जब मियाँ साहब की लाइव तकरीर सुनाई गई, उस वक्त भी हम बड़े दुखी हुए। अब ये बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ गया है, तो हाउ कैन वी एंड इट? और सियासत को सियासत के अरीने में रखें, रियासत के मामला अलहदा रखें। ये क्या, आप इसे कैसे देखते हैं और हम इसे कैसे सॉर्ट आउट करें? क्योंकि इससे बड़ा जो है सुबकी भी होती है हमारी जी, इस मुल्क की, मैं ये कह रहा हूँ जी। कर्नल साहब जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि सियासत और रियासत को जो है ना, दोनों को मुकद्दम रख के तो जो निज़ाम है, ये सिस्टम है, उसको चलाना चाहिए। देखें कि जो स्टेट है उसको हम डिफाइन करते हैं, वो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके सारे इदारे आते हैं, जैसे आपके फेडरल इदारे हैं, आपकी आर्मी आती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी आती है और आपकी डिप्लोमेसी आती है। तो ये तीनों चीज़ों का ये तीनों चीज़ें जो हैं, इनका अपनी अपनी जगह पे एक एहतराम है और इनका एहतराम होना चाहिए, और इनका जो बैलेंस है उसको हम स्टेट कहते हैं। ये तो बेसिक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे आप मुझसे बेहतर, सब लोग, एक आम सी बात है, ये सारे लोग इसको जानते हैं। लेकिन देखिए कि आप एक आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, और वो इंस्टीट्यूशन के जो जहाँ पे लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं, जिसको अल्ट्रुइस्टिक, सैमुअल पी हंटिंगटन जिसको अल्ट्रुइस्टिक इंस्टीट्यूशन कहता है, यानी जिसको लोग ज्वाइन करते हैं जान देने के लिए। बाकी भी प्रोफेशंस हैं जिसमें लोग जाते हैं, लोग डॉक्टर बनते हैं, लोग लॉयर्स बनते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता वो भी बहुत कुर्बानियां देते हैं, अपनी फील्ड में बहुत काम करते हैं, लेकिन ये तो प्रोफेशन ही इसलिए ज्वाइन किया जाता है। और पाकिस्तान आर्मी की तो एक हिस्ट्री है जिसमें आपने देखा है कि वो हर महाज पे हमेशा से लबैक और कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो लोगों की आर्मी है, वो पाकिस्तान की आर्मी है। तो हर कॉज पे, हर, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्डकोर सिक्योरिटी हो, चाहे वो क्लैमिटीज हो, और एक हिस्ट्री है पूरी जिसमें ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं है, सब ये लोग जानते हैं। तो देखिए, इस सूरत हाल में जो हमारा ट्रुप है, जो सोल्जर है, उसका एक मोराल है, और वो मोराल जब इस तरह की बातें होती हैं, जब ये चीजें कही जाती हैं, जब इन चीजों को डिस्कस किया जाता है, पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कहीं पे भी आर्मी चीफ की तकरीरी, उसकी अपॉइंटमेंट, इवन वो कंट्रीज जो कि रही मिलिट्री रूल्स के अंदर हैं, अफ्रीका के अंदर या साउथ अमेरिका के अंदर, वहां पे भी कभी ये कंट्रोवर्सी, ये बातें नहीं की जाती, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से पॉलिटिसाइज नहीं किया जाता, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि वो डैमेजिंग होता है। अच्छा कर्नल साहब, मलिक साहब सवाल करेंगे, लेकिन एक बात कि ये एक तो तय है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास नाम जाएंगे हमेशा से। इसी तरह जनरल बाजवा साहब भी ऐसे अपॉइंट हुए, पहले जनरल राहिल भी, कियानी साहब भी, तो वो तो एग्जेक्टिव के जो चीफ हैं या काबीना के, वो ही डिसाइड करती है। तो फिर इस अरेंजमेंट की मौजूदगी में क्यों खान साहब को लगा बात करनी है? यही एक बड़ी स्ट्रेंज बात है जी। देखिए कि एक प्रोसीजर है जो कि वेल डिफाइंड है कि 5 नाम, 6 नाम, 7 नाम जितने भी हैं वो आते हैं, और उसमें से फिर प्राइम मिनिस्टर एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो उसमें से एक सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए, वो सारे के सारे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि आप बहुत ही कैपेबल और प्रोफेशनल एक लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन प्रोफेशनल और एक ऑपरेशनल रास्ता है जो तय करना पड़ता है। तो वो सारे ही ज़ाहिर है कैपेबल होते हैं, उनमें से उनकी मर्जी होती है प्राइम मिनिस्टर की कि वो जिसको अपॉइंट कर लें। तो एक ऑलरेडी जब डिफाइंड प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर में फिर ये कहना कि जी ये उसको पोलिटिसाइज करना, असल में बात ये है जी कि टू बी वेरी स्ट्रेट, देखिए जो रेड लाइंस हैं वो हर जगह पे हर चीज की रेड लाइंस होती हैं। जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, तो विद इन आर्टिकल 19 भी रेड लाइंस हैं कि आप ये इस यहाँ तक आपकी लिबर्टी है फ्रीडम की, एक्सप्रेशन की, और इससे आगे आपकी लिबर्टी नहीं है। आप इंस्टीट्यूशंस को, आप जुडिशरी को, आप आर्मी को जो है, और नेशनल इंटरेस्ट को आप जो है वो डैमेज या उसके ऊपर एस्पर्शंस नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 19 में भी लिखा हुआ है। इस तरह ये रेड लाइंस हैं। आई थिंक बिल्कुल ठीक कि ये रेड लाइंस डिफाइन होनी चाहिए जी। अब डिफाइन है, इनको एडहेयर करना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जाहिर है बड़ी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, उनकी बहुत फॉलोइंग है। आज जैसे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि इसकी जो उन्होंने बयान दिया है, इसकी वजाहत उनको खुद करनी चाहिए कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि उनको वाकई ये वजाहत करनी चाहिए कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया है। क्या अच्छा कर्नल साहब, ये फौज से जो, वैसे तो हम लोग बड़ी देर से ISPR के कई बयान देखे हैं, मैं पर्सनली समझता हूँ कि बहुत ही ज़ोरदार, बड़ा ही सख्त रिएक्शन नज़र आया, अल्फाज बड़े सख्त हैं।
तो ये क्या आपको किस तरह देखते हैं? मैंने नॉर्मली इस तरह के बयान नहीं देखे आर्मी की तरफ से, कोई इस तरह का रिएक्शन बड़ी कम ही मैंने देखा है। तो इसकी क्या वजह है, इतना सख्त क्यों बयान आया है? जी देखिए, उसकी वजह यह है कि अभी ट्रुप्स 1.5 महीने से आपके सारे के सारे ट्रुप्स भी सैलाब में निकले हुए हैं। जब जनरल बाजवा ने आज से 1.5 महीना पहले मोबिलाइज कर दिया था आर्मी को बलोचिस्तान में, अभी आप सिंध में देखिए, आप साउथ पंजाब में देखिए, उसके बावजूद क्लैमिटी इतनी बड़ी है कि वो कंट्रोल नहीं हो रही। फिर आप वॉर ऑन टेरर देख लीजिए, उसके अंदर जो हमारे जो आर्मी ने जितनी कुर्बानियां दी हैं और जो सारा है वो सबके सामने है। अभी भी हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर है, उसके ऊपर एंगेजमेंट है और आर्मी जो है वो हर तरीके से जो अपने फराइज है वो पूरे करने की कोशिश कर रही है। तो जब और ये किस तरीके से हो रहा है, बिकॉज एक डिसिप्लिन का मैकेनिज्म है और एक कमिटमेंट का और एक विल टू फाइट का मैकेनिज्म है। जब आप खुदा ना खास्ता आर्मी की लीडरशिप को खुदा ना खास्ता कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं और आप जब उसके ऊपर कोई एक्सपर्शन या ऐसी बात करते हैं तो डेफिनेटली वो मोरल को अफेक्ट करती है। और जो मोरल है वो ज़ाहिर मोरल ही है जिसकी वजह से आप अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को आप चैलेंज करते हैं और आप नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं कि वो बॉर्डर्स के ऊपर कुर्बानियां देके या जिस तरीके से भी इवन इक्विपमेंट की एसिमेट्री के बावजूद आप परफॉर्म कर सकें। तो आई थिंक ये चीजें जी अब देखनी पड़ेंगी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अच्छा कर्नल साहब, एक और क्योंकि वक्त कम है, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देखें, ये अपना काम तो ठीक करते नहीं है, सैलाब आ जाए फौज को बुलाते हैं, कोई जलजला आ जाए फौज को बुलाते हैं, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट इनकी है नहीं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, खुद इदारों को घसीट के लाने की कोशिश करते हैं। तो ये नलायकी कहाँ पे? और फिर खुद ये डिस्कोर्स जब आया, पहले मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया, अब खैर से पीटीआई भी आ गई। तो ये कब व्हेन दे विल कम ऑफ एज कि ये अपने पांव पे खड़े हों और अपना काम खुद कर सकें? कर्नल साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें जी, जो इनहेरेंट डेफिशिएंसीज हैं जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, जो गवर्नेंस के अंदर हैं, वो तो कुछ काम करने से पूरी होंगी। वो खाली तकरीरों से, खाली एक डिस्कोर्स बिल्ड करने से, नैरेटिविटी पे, सोशल मीडिया पे तो नैरेटिविटी से सोशल मीडिया तो चल सकता है खाली नैरेटिव से, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चल सकती, स्टेट नहीं चलती। उसके लिए आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब जैसे मैं आज देख रहा था जी कि आज एक बयान आया कि जो सैलाब की वजह से जो ड्राई रिवर बेड से बलूचिस्तान के अब उस पे जो है वो बनाए जाएंगे, आने वाले टाइम पे डैम्स बनाए जाएंगे अक्रॉस, जस्ट अक्रॉस जो है वो ऑलरेडी पिछले 10 सालों में जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पे जहाँ पे रिवर भी नहीं गुजरता था, उन्होंने डैम्स बनाए और अब जब बारिशें हुई हैं, सेम बारिशें वहाँ हुई हैं और वो डैम भर गए हैं और लोग जो हैं वो बच गए हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नेंस की हैं, ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की हैं, इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की हैं। ये कभी भी खुदा ना खास्ता फौज ने तो किसी इदारे को ये नहीं कहा कि आप अपने जो मैकेनिज्म है, जो अपनी चीजें हैं इसको बेहतर करें या इनको आप इम्प्रूव करें। आई थिंक ये अब देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली बहुत ओवरऑल एक आई थिंक अपना इनबिल्ट और इंटरनली और इनवर्डली एक सेंसस करना पड़ेगा और ये मेजर्स देने पड़ेंगे कि ताकि ये चीजें ना हो सकें और रेड लाइंस अब हर एक की आई थिंक डिफाइन करनी पड़ेंगी। अच्छा कर्नल साहब, आप आर्मी से आपका ताल्लुक रहा है, इस डैमेज कंट्रोल के लिए क्या किया जाए कि एक कॉन्फिडेंस या जो आपने जो आज रिएक्शन है कि बड़ा गुस्सा है, वो किस तरह कम हो सकता है? या मैं कर्नल साहब इनकी बेहतरी की तरफ किस तरह जा सकते हैं? इनसे क्यों लेके एक बात करूं, मिसाल दे दूं कि भाई जो रियासती अमूर होते हैं 25 साल बाद अमेरिका अपने जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो भी रिडेक्टेड होते हैं, वो भी सारे के सारे नहीं दिखाए जाते। स्टेट के सीख भी मामलात होते हैं जो बिहाइंड द डोर्स होते हैं। तो ये अब जो वाक़या हो गया है इसको हम कैसे मैनेज करेंगे और कैसे हम वापस से एक जो नॉर्मल कोर्स तक पे जा सकते हैं? देखिए जी, समझने की बात है कि जो गवर्नमेंट है वो तो पॉलिटिशियन रन करते हैं क्योंकि ये उनका राइट होता है, वो थ्रू डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल प्रोसेस आए होते हैं। लेकिन जो स्टेट है वो टेक्नोक्रेट रन करते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक जो सीनियर लोग हैं वो भी टेक्नोक्रेट बन जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब बहुत सारी चीजें अब आप देखें, जब ये अरब स्प्रिंग आया था तो 7 मुल्कों में आया था और उनमें से जो 3 थे वो बच गए और रिवाइव कर गए और अभी स्टेबल हैं। उसकी वजह ये थी कि उनकी इंस्टीट्यूशन, उनकी आर्मी, उनकी जुडिशरी और उनकी जो एग्जेक्टिव था वो इंटैक्ट था, वो इफेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन जो बाकी 4 थे जिनके ये इफेक्ट हुए, उनकी आप हालत आज देख लीजिए कि उनकी क्या हालत है। तो आई थिंक ये जो आपने बात की है जी कि ये किस तरीके से करना चाहिए और ये क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, ये अब
ये इसके ऊपर अब कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे मैं समझता हूँ जी, और इसके ऊपर कंसेंसस, एक तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है सारी की सारी दोनों पार्ट ऑफ द डिवाइड को, इसको आई थिंक अब इसको देखना चाहिए और इसको अब इस तरीके से लेना चाहिए कि ये हमारी स्टेट सिक्योरिटी के साथ लिंक है। कोई भी चीज, कोई भी बयान, कोई भी नैरेटिविटी जो आप क्रिएट करते हैं या जो आप देते हैं वो उसका इफेक्ट है, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर की फॉलोइंग होती है और वो बहुत मैसेज जो है वो गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, जो कि गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ सिंधु साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन।